बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साथियों, RHCSS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 6 या लेक्चर नंबर 6 उर्दू में कह लें, इंग्लिश में कह लें, हिंदी में कह लें, दैट्स द सेम। लेक्चर नंबर 5 उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने प्रैक्टिस भी करके देखी होगी, जो कि मुझे उम्मीद है कि सीरियस लोग ज़रूर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 6 में आज हम लिनक्स का कर्नल डिस्कस करेंगे, ग्रब जो इसका बूट लोडर है उसको डिस्कस करेंगे, और HTTP सर्वर को हम वर्किंग करता हुआ देखेंगे। लिनक्स का कर्नल मेन बातें जो इसमें कवर करेंगे वो इसकी थ्योरी से मुतल्लिक हैं, जिनका आपके पास कंसेप्चुअली वाज़ेह होना या क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ मोटी बातें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। लिनक्स जो है सबसे पहले लाइनस टॉरवेल्ड साहब ने डेवलप करनी शुरू की, और इन्होंने 1991 में इस पे काम किया वाइल ही वाज अ PhD स्टूडेंट। मिनिक्स के फोरम्स पे इन्होंने अपने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इनकी इस कोशिश के नतीजे में मुख्तलिफ लोग इनके साथ शामिल हुए एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द लिनक्स फ्लेवर्स, और उस एफर्ट के नतीजे में 1994 में लिनक्स का वर्जन 1 रिलीज़ कर दिया गया। सेकेंड वर्जन 1996 में रिलीज़ किया गया, और सबसे इन्हांस और मॉडर्न वर्जन जिस पे आजकल हम काम कर रहे हैं वो है लिनक्स का कर्नल का वर्जन 2.6, और इसको 2003 में रिलीज़ किया गया। यह आज तक हमारे इस्तेमाल में है। लिनक्स के वर्जन्स के अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो जब नेक्स्ट अमेंडमेंट आएगी तो लेट्स सी उसमें क्या हमारे पास अवेलेबल होता है। हमारे पास आगे चलने से पहले लिनक्स के कर्नल के फीचर्स की बात की जाए तो पहली बात आप ये ध्यान में रखिए कि कर्नल जो है ये आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है। इट इज़ द हार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तमाम फंक्शनैलिटी जो कि आपका सिस्टम परफॉर्म करता है वो सब की सब लिनक्स के कर्नल के थ्रू होती हैं। इसमें वाज़ेह बातें क्या हैं? सिस्टम का स्टार्टअप, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्वैप, स्पेस, स्टोरेज, सिस्टम की सिक्योरिटी, रिमिशंस हैं जो हम पढ़ चुके हैं, फायरवॉल और ऐसे लिनक्स जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। ये तमाम मैटर्स जो हैं ये आपका लिनक्स का कर्नल हैंडल करता है। लिनक्स के कर्नल की वर्जनिंग जो है किस तरह की जाती है कि मेजर डॉट माइनर डॉट पैच डैश बिल्ड नंबर डॉट एंटरप्राइज लिनक्स ELX डॉट आर्किटेक्चर विच इज समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम x86/64 या आइटेनियम या जो भी प्रोसेसर का मॉडल होगा उसके साथ चेंज होती है। आप जब लिनक्स पर लॉगिन होते हैं और आप एग्जिस्टिंग कर्नल का वर्जन देखना चाहते हैं तो आप uname-r टाइप करें टर्मिनल में, आपको एग्जिस्टिंग वर्जन शो अप कर दिया जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, छोटी सी कमांड है। पहले su कर लें और uname-r तो ये आपके सामने अपना लिनक्स का वर्जन पूरी डिटेल के साथ शो हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में अगर कभी भी आपको ये कहा जाए कि लिनक्स के कर्नल को आप अपडेट कर लें एक नए कर्नल से जिसका नाम आपको बताया जाएगा, तो बराए मेहरबानी अपडेट करने की कोशिश ना कीजिएगा, बल्कि IVS की कमांड यूज़ कीजिएगा। या अगर आपको यम कहा जाए तो आपने लिखना है यम इंस्टॉल, और उसके बाद उस कर्नल का नेम जिसको आपको अपडेट करने को कहा जा रहा है, कभी भी यम इंस्टॉल की जगह यम अपडेट जो है ये मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सर्टेन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो कि कन्फ्लिक्ट करने का ख़तरा होता है। तो ये हमेशा के लिए रिकमेंडेड है कि आपने जब भी कर्नल अपडेट करने की बात की जाएगी तो आपने कर्नल को इंस्टॉल करना है या
आरपीएम की सूरत में IVH करना है, U का स्विच नहीं लगाना, क्योंकि वो UVH क्या करता है, अपडेट कर देता है, जिससे आपका हो सकता है सिस्टम ही डाउन हो जाए. सो अवॉइड यूजिंग सच थिंग्स. सो यू आर गोइंग टू यूज yum इंस्टॉल या rpm-ivh और कर्नल का नाम दीजिएगा. बहरहाल वो कर्नल अपडेट कैसे होते हैं मैं आपको ग्रब की फाइल में बता दूंगा कि कहाँ पे उसको आप अमेंड करते हैं, लेकिन हमेशा नया कर्नल इंस्टॉल कीजिएगा, अपडेट करने की कोशिश मत कीजिएगा. लिनक्स का कर्नल फंक्शनैलिटी के लिहाज से आर्किटेक्चर वाइज मोनोलिथिक है. इससे मुराद ये है कि कर्नल खुद टेक ओवर कर लेता है और आपका प्रोसेस OS जो है वो उस कर्नल के अंदर चल रहा होता है. तो ये एक आपको एक तरह से ज़्यादा सिक्योरिटी मुहैया करता है. कर्नल रन टाइम पे आपके डिवाइस ड्राइवर्स के मॉड्यूल लोड और अनलोड भी करता रहता है. आसान सी एग्जांपल है, आप डिस्क लगाएं, डिटेक्ट हो जाएगी, डिस्क उतारें, अनडिटेक्ट हो जाएगी. USB लगाएं, डिटेक्ट होगी, माउंट हो जाएगी, उतारें, अनमाउंट होगी और अनडिटेक्ट हो जाएगी. आपको कर्नल के मॉड्यूल देखने हैं, आप /lib/मॉड्यूल में कर्नल वर्जन नंबर पे जाएं और उसके अंदर आपको इसके सारे अवेलेबल मॉड्यूल्स नज़र आ जाएंगे. लोकेशन कर्नल कहाँ पड़ा होगा, आपका जो कर्नल है वो /boot की डायरेक्टरी में मिलेगा और वहाँ पे इसका नाम --VM liners आगे इसका नाम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको. cd/boot ls करें. ये जनाब आपके कर्नल का इमेज साहब पड़े हुए, ये है VM liners आपका. ये कंप्रेस्ड इमेज है जो कि बूट टाइम पर अनकम्प्रेस किया जाता है और आपका कर्नल जो है वो बूट टाइम पे रीड करके बूट करता है आपका सिस्टम को और सारा सिस्टम टेक ओवर कर लेता है. कर्नल जब चलता है तो उसको अपने कामों को भी सर अंजाम देना होता है. उसके लिए वो 3 मेजर डायरेक्टरीज क्रिएट करता है. जो पहली डायरेक्टरी है वो proc है, /proc. जितने भी रनिंग प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर्स, कर्नल पैरामीटर्स वो तमाम यहाँ पर रखे जाते हैं. sys नाम शो कर रहा है, सिस्टम डिवाइसेस और उनके ड्राइवर रखता है. dev आपके एक्सेस पॉइंट्स, माउंट पॉइंट्स और जो उसके अगेंस्ट ड्राइवर्स अवेलेबल हैं उनको लोड और अनलोड करता रहता है. तो ये एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है. मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात. कुछ प्रैक्टिकल वर्क करके देख लेते हैं ताकि आप लोग बोर ना होना शुरू हो जाएं. सबसे पहली बात यह है कि आपको जितने भी डिटेल्ड मैसेजेस देखने हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ पे. dmessage की एक कमांड है जो कि सारे कंटेंट जो varlog dmessage में पड़े होते हैं वो आपको शो कर देगा. dmessage मैंने आपको क्यों कहा है, क्योंकि ये वो फाइल है जो कि सिस्टम के बूटअप टाइम पे क्रिएट हुए थे और हार्डवेयर लेवल के सारे मैसेजेस के अंदर आते हैं. एंटर करें, ये देखें, ये अजीब व गरीब किस्म की आपका हमें लैंग्वेज चलेगी. देखें CPU की उसने डिटेल आपके सामने लोड की हुई है, इसके अंदर है प्लेटफॉर्म, माइक्रो कोड, इस तरह की बातें इसके अंदर मौजूद हैं. मज़ीद करें, dmessage को आप लेस कर लो. ये देखें, सिस्टम जब इनिशियलाइज होता है तो उसके बाद कर्नल सपोर्टेड CPUs देखें लिस्ट आ गई. उसके बाद देखें बायोस से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन भी ये आपके सामने लोड कर रहा है. तो जितनी भी ये चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपको dmessage की फाइल में से मिल जाएगी. यू हैव टू लुक इनटू दिस फाइल. क्लियर करें स्क्रीन को. अब अगर आपने PCI डिवाइसेस अपने सिस्टम पे देखनी है तो आप लिखें ls PCI. सारी की सारी PCI डिवाइसेस आपके सामने आ गई हैं और मैक्सिमम आपकी जनाब VMware का लेन देन है क्योंकि मेरे पास VMware चल रहा है. सो आई हैव टू बियर विद इट. अच्छा, ls PCI करने के बाद हम इसको USB ड्राइव्स को भी देख सकते हैं. हम कह सकते हैं ls USB. अवेलेबल USBs आपको नज़र आ जाएंगी.
अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि ज़रा अच्छे और सूटेबल तरीके से इसको शो किया जाए तो आप USB डिवाइसेस को या उसके मॉड्यूल को टेबुलर फॉर्मेट में देख सकते हो। टेबुलर फॉर्मेट या हम कहते हैं ट्री फॉर्मेट, हम LS USB-T करें, ये देखें तो आपको बस वाइज भी डिटेल उसकी शो हो जाएगी। क्लियर करें स्क्रीन, दोबारा मैं रिपीट लिख देता हूँ कमांड, ये तो ये ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड वे है। जितनी USB डिवाइसेस होंगे उनके अगेंस्ट डिटेल जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। अब अगर आपने CPU रैम से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप DMID कोड को यूज़ करें T के साथ, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ PROCESSOR प्रोसेसर। देखें प्रोसेसर से मुतल्लिक़ सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसको मैं ज़रा मोर करूँ, ये देखें ये सारी आपकी CPU से मुतल्लिक़, ये देखें Pentium 3 की उसने फैमिली शो कर दी है, इंटेल से मुतल्लिक़ प्रोसेसर है, ये सारे उसके फ्लैग्स, सारी डिटेल आपको सामने शो हो जाएगी। इस तरीके से आप हर जो रेलेवेंट अपना हार्डवेयर है उसको आप DMI-D कोड से चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल देखनी एक और कमांड है x86 info, आप लें x86 info, मेरा ख्याल है मैं कमांड शायद मिस टाइप कर रहा हूँ, लेट मी फाइंड इट आउट अगेन। जी x86 की कमांड मुझे एक दफ़ा फिर चेक करनी पड़ेगी, मेरे पास कुछ थोड़ा सा टाइम कम है। लेट्स कीप इट फॉर द नेक्स्ट सेशन। आगे चलते हैं। कर्नल के मॉड्यूल्स अगर आपने देखने हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज़ कर देते हैं lsmod। सारे मॉड्यूल आएंगे, lsmod को आप ज़रा लेस करें तो आप इसमें देखते हुए जाएंगे कि मॉड्यूल्स की तरतीब क्या है। जैसे CD-ROM मॉड्यूल है, CD-ROM मॉड्यूल यूज़ बाय किस पे है, SR mod। SR mod ये सामने लोडेड है। ये आपको जो लिस्ट दिखा रहा होगा इसमें आपको ये पता लगेगा कि जो मॉड्यूल आपके सामने है ये फर्दर किस मॉड्यूल पर डिपेंडेंट है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर पेरेंट मॉड्यूल को आपने अनलोड कर दिया तो चाइल्ड मॉड्यूल खुद ब खुद अनलोड भी हो जाएगा। इससे मुराद ये कि अगर मैंने SR mod को अनलोड किया ना तो CD-ROM खुद ब खुद मेरे पास से अनलोड हो जाएगी, और ये काम रन टाइम पे होता रहता है। अच्छा, अगर आपने किसी भी मॉड्यूल की डिटेल लेनी है तो उसको आप mod info से लेंगे। mod info SR_mod करो, लेसन्स GPL है, फाइल इधर पड़ी है, एलियस है, इसका जी ड्राइव है, ब्लॉक है, इसका जी CD-ROM ड्राइवर है। अब हम एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। मैं इस मॉड्यूल को अनलोड कर देता हूँ जो कि SR mod है जिस पर CD-ROM बेस्ड है। तो मैं कहता हूँ mod prob -R फॉर रिमूवल -V वर्बोज करें, मुझे किसको करें, मुझे जनाब ऐसे कर mod को करें। जी उसने रिमूव कर दिया मॉड्यूल। अब ज़रा lsmod करें और इसको आप बल्कि आसानी के लिए करवाएं grep SR_mod। मॉड्यूल गायब है, आप सिंपल lsmod करके देख लें और lsmod को आप लेस करो। अब आप देखो आपको SR mod और उसके साथ CD-ROM आपकी गायब है इस वक्त। यहाँ पे से हमने दोबारा मॉड्यूल लोड करना है तो अब फिर हम mod prob यूज़ करेंगे, mod prob SR_mod। अब आप करें दोबारा, देखें जी ये SR mod और CD-ROM जो है ये दोबारा आपके सामने आ गए हैं। सो दिस इज़ हाउ कि आप अपने रेलेवेंट मॉड्यूल्स को भी लोड और अनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ mod prob कमांड। अच्छा, अब आपने मॉड्यूल्स देखने हैं कहाँ पे हैं तो हम करेंगे ls/lib/modules 2.6 आ गया जनाब इसकी कर्नल, और कर्नल में देखें ये सारे के सारे आपके सामने फॉर्म्स के लोडेड हैं। इनके अंदर आप जाकर सारे मॉड्यूल्स देख सकते हैं। मज़ीद डिटेल लेनी है तो आप मैन की कमांड के थ्रू भी इनको
चेक कर सकते हैं। इन्फो की कमांड में भी आपको इन तमाम चीज़ों की हेल्प मिल जाएगी। अगर आप देखें तो कर्नल से मुतल्लिक़ सारे उसके ड्राइवर, फाइल सिस्टम, कर्नल इटसेल्फ, लाइब्रेरीज, नेटवर्क, साउंड, क्रिप्टोग्राफी, जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ आर्काइविंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही। अच्छा जी, एक कदम आगे चलते हैं और कर्नल के अपडेट करने के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, कर्नल के ग्रब की तरफ आते हैं। ग्रब साहब कहाँ पे होते हैं? CD, चलें जी आसान काम करते हैं इसी ज़माने, हमें कहते हैं लोकेट grub.conf। मैंने लोकेटेड कर दिया, LOCATE, लोकेट करें। ये देखें बूट में पड़ा हुआ है और ETC में बेसिकली इसका लिंक पड़ा हुआ है। लोकेट कमांड क्या करती है? ये सर्च कर देती है आपकी डेटाबेस को, सिस्टम के वजह मेंटेन की जा रही है तमाम फाइल्स और उसके इंडेक्सेस की। अगर लोकेट सही तरह काम ना करे तो आप लिखें अपडेट DB, ठीक है। तो ये सिस्टम की जितनी भी आपकी डेटाबेस है फाइल्स की और उसकी इंडेक्सिंग की, वो दोबारा रिफ़्रेश कर देती है। सॉफ्टवेयर लोड करने के बाद अपडेट DB क्या करें ताकि आपकी फाइल सिस्टम का जो सर्च है वो अप टू डेट हो। तो जनाब हम CD/boot में जाते हैं, ग्रब में जाते हैं और स्क्रीन क्लियर करें और LS करें। grub.conf जनाब पर मौजूद है, VI करें grub.conf, ये आपके सामने फाइल है। अच्छा मेरे दोस्तों, अभी मेरे पास दूसरा कर्नल मौजूद नहीं है। जब आप rpm-ivh करोगे या yum इंस्टॉल करोगे तो कर्नल एक यहाँ पर और आ जाएगा, इस कर्नल के ऊपर आएगी वो एंट्री, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो भी नया कर्नल इंस्टॉल करेंगे वो ऊपर होगा, जो पुराना होगा वो हमेशा नीचे होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि आपका जो लिनक्स का ग्रब है इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है वो एक बड़ा छोटा सा नन्हा मुन्ना प्रोग्राम होता है जो कि आपके बूट सेक्टर के पहले 446 बाइट्स के अंदर होता है। जब बायोस रन करती है तो वो इस सेक्टर को पढ़ती है और यहाँ से आपका बूट लोडर जो है वो अपने आप को एग्जीक्यूट करता है जी। तो दूसरा पार्ट लोड होने के बाद, पहला पार्ट आपको पता है बायोस एग्जीक्यूट करती होती है और सेकंड पार्ट क्योंकि जनाब आपका ग्रब का फर्स्ट प्रोग्राम लोड हो जाता है तो वो खुद एग्जीक्यूट करता है और आपका पार्टीशन जो है उसे एक्टिवेट कर देता है जहाँ से आपका बूट लोडर आपके सामने आता है। आप इसमें देखें डिफ़ॉल्ट 0 मीन, ये पहला कर्नल की जो लाइन है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। अगर दो कर्नल होंगे तो जो इसके ऊपर वाला कर्नल आप IVH से करेंगे उसका आपने 0 करना है। 0 मीन जो पहली एंट्री, 1 मीन दूसरी एंट्री। टाइम आउट इज 5 सेकेंड्स, आप बढ़ाए घटा सकते हैं। स्प्लैश इमेज, एक इमेज आएगी, आप इमेज अगर बदल दो तो इमेज आपके डिस्प्ले पे जो रेड कलर की या ग्रीन कलर की आती है वो चेंज हो जाएगी। टाइटल आपके सामने है, आप इसे अमेंड कर सकते हैं और ये आपके लिनक्स कर्नल के लोड होने के सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे जो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी बात की जा सकती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने कर्नल पे पासवर्ड लगा दें ताकि कोई भी शख्स विदाउट पासवर्ड दिए आपके सिस्टम को बूट ना कर सके। पासवर्ड देने के लिए हम जो कमांड लिखते हैं वो है grub-md5 crypt, एंटर करें, पासवर्ड दें जो आप रन टाइम पे देना चाहते हैं और इसने एक नंबर जनरेट कर दिया। इस नंबर को आप कॉपी करें, यहाँ से कॉपी कर दिया और उसके बाद जो आपकी बूट की स्क्रीन है यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आप लिखें पासवर्ड -MD5 स्पेस दें और यहाँ पे आप कोड पेस्ट कर दें। अब नतीजा ये निकलेगा कि जब आपका सिस्टम बूट करेगा तो वो यूज़र से पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड देने के बाद ही आपका जो कर्नल है वो फर्दर मेन्यू शो करेगा और आपका सिस्टम बूट करेगा। सो दिस इज़ हाउ आप अपना ग्रब भी सिक्योर कर सकते हैं। और जो मैंने आपको डिफ़ॉल्ट 0 या 1 का तरीका बता दिया उसको काइंडली ध्यान में रखिएगा। मेरे पास क्योंकि फ्रेश कर्नल नहीं है तो मैं आपको कर्नल डिमॉन्स्ट्रेट करने का ना तो ख़तरा है सब मोल ले सकता हूँ और ना ही इस पोजीशन में हो कि मेरी ये छोटी सी लैब उसके पीछे कोई गड़बड़ कर बैठे। सो आई होप
आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है आपका वेब सर्वर, जो मशहूर ज़माना है, और वेब सर्वर के मशहूर ज़माना होने की वजह से किसी वक्त भी आप मसले में फंस सकते हैं। तो लिहाजा है आसान सा, सिंपल सा, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसको समझना। तो प्लीज़ बी अटेंटिव टुवर्ड्स इट एज वेल। सबसे पहले तो बात ये है कि वेब सर्वर का जो डेमन है वो HTTPD है। पहले तो आप ये चेक कर दें कि ये इंस्टॉल भी है कि नहीं है। आप करेंगे RPM-QA और ग्रैब कर लें HTTPD को। वाओ, इंस्टॉल्ड है। अच्छा, /etc init.d HTTPD स्टेटस साहब रुका हुआ है। ठीक है, आप फटाफट क्या करें जी, हम सबसे पहले ये करेंगे कि मैं आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताता हूँ कहाँ पे होती है। /etc HTTPD में conf ls करें, httpd.conf आप पढ़िए, आप करें vi httpd.conf एंटर करें और सर्च करें document डॉक्यूमेंट रूट का लफ्ज़। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रूट देखें, ये डॉक्यूमेंट रूट /var www.html है। ये डिफ़ॉल्ट आपकी रूट डायरेक्टरी है। जितने भी आपकी वेबसाइट्स के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे वो आप HTML के फोल्डर के अंदर रखेंगे। आप कहीं और भी रख सकते हैं, वो आपका इशू है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप बाद में मेन पेजेस से भी देख सकते हैं। एक ये वर्ड ढूंढें। दूसरा है डायरेक्टरी जनाब, ये जनाब आपकी एक अदद डायरेक्टरी है। इन डायरेक्टरीज के अंदर हम जो एडवांस सेटिंग्स होती है वहाँ पर अलाउ, डिसअलाउ, अनअलाउ ये सारे काम करते हैं। इसके अलावा डायरेक्टरी करें, नेक्स्ट करें, ये भी डायरेक्टरी है, अगेन डायरेक्टरी है, ये भी डायरेक्टरी की लिस्टिंग है जो आपको कुछ सेटिंग्स बता रही है। डायरेक्टरी इंडेक्स किस किस्म के पेज है, तो यहाँ पे आप index.asp का लिस्ट भी लिख के देख लें, ASPX भी लिख के देख लें। ये वो फाइलें जो कि एज अ इंडेक्स जिनको आपका जो अपाची है वो एक्सेप्ट करता है। सॉरी, मैं ये बताना ही भूल गया यार, आपका वेब सर्वर भाई अपाची है लिनक्स के अंदर, जो सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना है। टॉमकैट नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि डिफ़ॉल्ट हम अपाची यूटिलाइज करवाते हैं। डायरेक्टरी जैसे जैसे नीचे चलती जाएगी इसकी डिफरेंट सेटिंग्स आपके सामने आती जाएंगी। इसकी एंड पे भी कुछ सेटिंग्स हैं, लेकिन चलें फिलहाल हम घूम फिर लेते हैं इसके अंदर। तो यही कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि असल में हम अमेंडमेंट्स करेंगे किस जगह पे। फिलहाल तो क्यू करें इसे और स्क्रीन को क्लियर करें, और पहला काम ये करें कि आप HTTPD की सर्विस स्टार्ट कर दें। /etc init.d HTTPD स्टार्ट। चलें, शुरू हो गई सर्विस आपकी। अगला काम जनाब रिबूट के अक्रॉस सस्टेन करवाना है। चेक कॉन्फ़िग HTTPD ऑन, ताकि अक्रॉस द रिबूट्स ये मेंटेन हो जाए। तीसरा काम, आपने फायरवॉल पे ये पोर्ट भी खोलनी है ताकि बाहर के क्लाइंट्स इस पे आके तो जनाब एक्सेस भी कर सकें, कुछ कर भी सकें। तो आप लिखें system-config-firewall-TUI करके आप टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस ले सकते हो। एम्परसेंट दबाओ यार, वेब इंटरफेस भी, इसका जो ग्राफिक इंटरफेस है वो भी आ जाएगा अगर मैंने लोड किया होना। यार ये तो सचमुच आ गया है। तो यहाँ से भी बैठ के आप इसका वेब सर्विसेज के अगेंस्ट कर सकते हैं हल। चेक कर दें, ठीक है जी। तो ये अप्लाई हो जाएगी। अब ये वेब सर्विस जो है ये बाहर से एक्सेसिबल है। यस कर दिया, फायरवॉल सेफ हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
आप जाएं ज़रा और cd/var में बाद में जाएंगे। आप पहले फटाफट ये करके देख लें कि वेब सर्वर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। फायरफॉक्स ज़रा स्टार्ट हो जाए, इतनी देर में आप कमांड लिखें और कमांड है नेट स्टैट विच आ गया, ठहरो जी जनाब, नेट स्टैट -NTL। ठीक है, ये देखें जी 80 की पोर्ट जनाब आपकी इस वक्त चल रही है। अच्छा, RD लिखें, इसको लिखें लोकल होस्ट, एंटर करें। देखें अगर वेब सर्वर चल रहा हुआ तो अपाची का ये स्टार्टिंग पेज आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इट मीन्स कि जनाब वेब सर्वर बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से चल रहा है। थोड़ी सी अमेंडमेंट करके देख लेते हैं। इधर आते हैं, जो रूट डायरेक्टरी हमें मालूम है डॉक्यूमेंट फोल्डर का है, cd/var www करें, HTML में चले जाएं और यहाँ पे एक index.html बना है, हम लिखें vi index.html, आई करें, hello RHCSA लिखें, सेव करें। अब कंट्रोल F5 करें, इसको रिफ्रेश करें, देखो हेलो RHCSA लिखा हुआ आ गया। ये आसान तरीन काम है जनाब वेब ब्राउज़र को शो करने का। जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आपको कहा जाता है कि जी आप ज़रा जो है ना इस तरह करें कि एक से ज़्यादा होस्ट्स को शो करवाएं अपने वेब ब्राउज़र के अंदर, या लिनक्स के आपका अपाची सर्वर जो है वो इस काबिल हो कि एक से ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं आप होस्ट कर सकें। तो इतना कोई मसला नहीं है ये काम करना। आए हम देखें कि हम ये काम कैसे अंजाम देंगे। क्लियर करें स्क्रीन को। जी दोस्तों, वर्चुअल मशीन मेरी डाउन हो गई है, मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया है जनाबे वाली और गलती से उसकी वजह से ओवरफ्लो हो गया है। आई हैव ट्राइड टू रिकवर इट बट अभी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो हम वेबसाइट को थोड़ी देर के लिए यहीं पे होल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर मैं प्रिपेयर करूँगा उसमें फिर मैं HTTP का ये एस्पेक्ट भी कवर कर दूँगा और नेक्स्ट पे हम इसको मूव करते हैं। सो उस दौरान में आप कोशिश करें कि हम कर्नल का आप लोग काम मुकम्मल कर लें ताकि मैं आपका मीन टाइम अपनी VM रिकवर करके इस सिस्टम को आगे आपके साथ मूव कर सकूं। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं इसके साथ। थैंक यू।